हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4 में। आज हम क्लास 10th विज्ञान का पेपर है आपका कल, यानी 29 फरवरी को आपका पेपर है। इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देख लीजिए। रियल पेपर है, ये पेपर आपका आने वाला है 100%। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। बिल्कुल लीक पेपर है, रात के 12 बजे का। तो ये वाला है आपका कोड, याद रखना, यही कोड आपका आने वाला है। विज्ञान 2024 कब आएगा आपका? 29 फरवरी। PDF और प्लस आपको हल सहित मिलने वाला। फटाफट आप लोग डाउनलोड इसे कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप फटाफट इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देना। मुद्रित पृष्ठों की संख्या होने वाली है 10। यहाँ पर अपना नाम डाल देना। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होने वाला है आपका 70 नंबर का। बिल्कुल वायरल पेपर है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। यहाँ पर सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का खा गा में विभाजित है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा भाटन का प्रयोग ना करें। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ कीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। बिल्कुल वायरल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला। फटाफट इसको जल्दी से डाउनलोड करके अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। हम चलते हैं अपने खंड आ की तरफ, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। पहला है आपका कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी -15 सेंटीमीटर, -7.5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको बताना है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। आप सभी जानते हो जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो काय में होती है आपकी -15 सेंटीमीटर दे रखी है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में दोस्तों क्या संबंध होता है? वो संबंध होता है बराबर R/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R कितनी है? -15 और बटे 2 कितना हो जाएगा? -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूरा का पूरा पेपर आप अच्छे से इसे तैयार कर लेना, यही आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। तो ये आपको बताना है। क्या दे रखा है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? वायु A हो गया, N और G। इसका मतलब क्या हो गया? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया? 3/2। G का मतलब क्या है? गिलास। गिलास मतलब क्या होता है? आपका कांच। A का मतलब क्या है? ईयर। ईयर मतलब क्या होता है? आपका वायु। हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आपसे पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब GNA, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका क्या कर दो? अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 2/3 उल्टा हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्या 2/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ आपका? ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे, अनंत पर। बताओ मनुष्य के स्वस्थ नेत्र का जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आप सभी जानते हो अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आपका रेटिना पर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी याद रखना 25 सेंटीमीटर। ये किसके लिए होता है? आपका नेत्र का स्वस्थ बिंदु। ठीक है, और आप कहाँ से अधिक कितना देख सकते हो? दूर बिंदु। ठीक है, दूर बिंदु कितना होता है दोस्तों? तो दूर बिंदु होता है आपका अनंत पर। और निकट बिंदु कितने पे होता है? आपका निकट बिंदु होता है आपका 25 सेंटीमीटर। याद रखेंगे आप। इसके बाद न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? नीला, हरा, लाल, बैंगनी। तो बताओ न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो ये आपको बताना, याद रखना। तो न्यूनतम प्रकीर्णन होता है आपका लाल रंग का। सबसे न्यूनतम मीन्स क्या होता है आपका? कम। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का। अधिकतम किसका होता है? आपका बैंगनी का। याद रखो,
अधिकतम किसका होगा? आपका बैंगनी का। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है इसकी आवृत्ति अधिकतम है लाल रंग, बैंगनी रंग, हरा रंग, पीला रंग। बताओ किसमें? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताओ। तो किसका हो जाएगा? आपका बैंगनी रंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अगर आपसे एक प्रश्न और बनता है कि बोला जाता है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है आपको? काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कभी कभी मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा याद रखना वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और परंतु क्या होता है? हमें सीधा दिखाई देता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और हमें कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। आपसे पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि लेंस के लिए आप चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हो? आप अवतल लेंस प्रयोग करते हो। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप याद रखना। इसके बाद विद्युत ऊर्जा का मात्रक है वोल्ट, वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा। वोल्ट किसका होता है? आपका याद रखना, ये होता है आपका विभवांतर का। ठीक है, वाट किसका होता है? आपका शक्ति का। और किलोवाट किसका होता है? ये भी आपका शक्ति का बड़ा मात्रक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। सातवां, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है वेबर प्रति वर्ग मीटर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर। तो याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये वाला नहीं है। ठीक है, ये किसका मात्रक है? ये मात्रक है आपका निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक है ये। ठीक है, याद रखना आप लोग। कभी कभी पूछ रहे थे निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक ये होता है। इसमें पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आपका ये वाला। क्लियर? इसके बाद जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, व्यंजक चूर्ण। बताओ, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। बताओ फटाफट, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ तो कौन सा है? आप याद रखना, कौन सा है? आपका व्यंजक चूर्ण। कौन है? आपका व्यंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सूत्र क्या होता है? आपका सूत्र होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा NaHCO3। धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। फिटकरी K2SO4Al2SO4। ठीक है, का होल थ्राइज इंटू 24H2O। याद रखना आप लोग, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये कोई भी आपका आ जाए, आप गलत करके नहीं आएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट नमा प्रश्न। नमा प्रश्न, कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, बेसमरीकरण। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना, क्या कहते हैं हम लोग? भर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं? भर्जन। निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो याद रखना, इसका नाम क्या होता है? Fe। इसका प्रतीक क्या होता है? Zn। इसका प्रतीक क्या होता है? Mg। इसका प्रतीक क्या होता है? Cu। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी कॉपर। ठीक है, 11वां, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की है? तो ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो ये आपको बताना है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट यानी बताओ, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आप लोग बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है, तो क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर क्या होता है आपका? NaHCO3। यही होता है बेकिंग पाउडर दोस्तों, पहले आप बताओ। ठीक है, मुझे लगता है बेकिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? पहले आप ये बताओ, बेकिंग पाउडर का फटाफट सूत्र बताओ। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या होता है? NaHCO3 प्लस किसके साथ क्या करते हो? बेकिंग पाउडर को गर्म करो, तो गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ये आपसे पूछा है। गर्म करने पर यहाँ निकलेगा Na2CO3 प्लस क्या निकलेगा? H2O। यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, तभी तो बन पाएगा बस। तो यहाँ पे देखो कौन सी गैस निकली है आपकी? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये क्या होती है आपकी? Na2CO3
3। ऑक्सीजन क्या होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है CO। ठीक है, बस कौन सी गैस निकलेगी आपकी, सोडियम कार्बोनेट गैस निकलेगी। इसके बाद एकर्त परिवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को शर्करा में, अमोनिया को बसीय अम्ल में, अमोनिया को नाइट्रोजन में। इसका आंसर आप लोग बताओ कि जो है एकर्त परिवर्तित करता है, किसको किस में परिवर्तित करता है आपका एकर्त, ये बताओ आप लोग, इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो याद रखना एकर्त जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, पत्ती में, जाइलम में, फ्लोएम में, जड़ और तने के सिरों में। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण हमेशा याद रखना किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। जल का निर्माण किसके द्वारा होता है आपका, जाइलम के द्वारा। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलो। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो याद रखना जो हीमोग्लोबिन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, श्वसन में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। पल्मोनरी सिरा खुलती है, बताओ इसका सही आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पल्मोनरी सिरा खुलती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो किसमें खुलती है, आपके बाएं अलिंद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। बताओ जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील कौन सा है, विटामिन आपका सी। जल में घुलनशील विटामिन होती हैं बी और सी, और बाकी जो होती हैं आपकी के, ई, डी और आपकी क्या होती है ई। ये किसमें होती हैं आपकी वसा में घुलनशील। याद रखना, इससे आपका प्रश्न आएगा तो आप गलत मत करना। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है, जो अंतःस्राव भी करती है और बाह्य स्राव भी करती है। कौन सी ग्रंथि है, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड या अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। इंसुलिन है हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम, शर्करा। तो ये आपको बताना है इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन क्या है आपका, इंसुलिन आपका हार्मोन है। क्या है, हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन का जो उत्पादन होता है कहाँ होता है दोस्तों, अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है आपका, वेसोप्रेसिन है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये कहाँ पाई जाती है, आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे मादा लिंग हार्मोन कौन है, तो याद रखना आप लोग मादा लिंग हार्मोन। पेपर में आपका क्वेश्चन बना है, ये आप याद रखना, मादा लिंग हार्मोन। ठीक है, मतलब कि स्त्री में होता है ये, याद रखना। क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका एस्ट्रोजेन। क्या होता है, एस्ट्रोजेन। ठीक है, इतना आप याद रखना। अगर आपसे पूछे नर लिंग हार्मोन क्या होता है, ठीक है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, इनके चित्र भी आप तैयार कर लेना। तो क्या होता है आपका टेस्टिरोन। ये चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आपके पेपर में आ जाता है तब। ठीक है, अगर स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप पूछे तो कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। ये भी आप याद रखना। ठीक है ना, इतनी बातें आप याद रखना। और मोटा मोटी आप याद रखना, देखो पादप हार्मोन क्या होता है आपका, पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं। और किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है, तो मधुमेह रोग आप सभी जानते हो, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, किसमें, मधुमेह रोग। याद रखना पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। पराग कोष में क्या होता है आपका, पराग कण होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है, तो सेरिब्रम। याद रखना। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। और एक चीज, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में। ठीक है, नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है, किसमें होता है, वृषण में। ठीक है, और नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि कौन सी है आपकी, प्रोस्टेट होती है। ठीक है ना। और याद रखना, ठीक है, आपका जो मेंडल ने आपके कौन से मटर के पौधे पर जो है आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था, वो याद रखना कौन कैसा है, तो वो याद रखना वो कैसा है आपका, एक लिंगी पुष्प है। कैसा है, एक लिंगी। याद रखना। ठीक है, कैसा है, एक लिंगी। ठीक है, इतनी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये वाले आप याद रखना। ठीक है ना। इसके बाद आपसे पूछे कि जीन पाए जाते हैं, तो जीन आपके गुणसूत्रों में पाए जाते हैं।
ठीक है, मैंने बहुत से सारे बहुविकल्पी बता दिए, बस इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने जाइलम भी बता दिया है आपको। जाइलम क्या होता है? जाइलम एक प्रकार का उत्तक है। ठीक है, चलो अब हम करेंगे अपना खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। उपखंड हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य? प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम भी लिखिए 4 अंक के। ठीक है, इतना याद रखना आप लोग। इसके बाद प्रश्न 2, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट पढ़ लेता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है? न्यूमेरिकल्स है। इसको आप लोग लगाओगे, कैसे लगाओगे तो मैं आपको लगा के भी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, चलो क्या है आपका? एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्टता पढ़ लेता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है उसे। इसके बाद कितनी सेंटीमीटर वस्तु रखी है? तो यहाँ लिखोगे, 2 प्रश्न है। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी है या प्रतिबिंब की दूरी? यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है? पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, ये 25 सेंटीमीटर क्या हो? दूर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप प्रतिबिंब की दूरी, यानी ऐसे लिख लो आप पुस्तक की दूरी। पुस्तक की दूरी क्या हो जाएगी? बी, तो वो हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। इसके बाद माइनस में होगा पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, इसके बाद पुस्तक की दूरी क्या हो जाएगी? यू, कितनी हो जाएगी? -25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके बाद क्योंकि ये स्पष्टता पढ़ लेता है, तो पढ़ लेता दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर का आएगी, माइनस की हो जाएगी। पुस्तक की दूरी कितनी हो जाएगी? -25 सेंटीमीटर। सूत्र लगाओ, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो 1/F बराबर 1/B क्या है? -1/20 प्लस 1/25, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 100। कितना हो जाएगा आपका? 100 एलसीएम हो जाएगा। 20 पंजे 100, माइनस के 5 प्लस 25 चौका 100, कितना हो गया? -1/100। तो 1/F बराबर -1/100। ठीक है, माइनस का बचेगा ज़्यादा, तो यहाँ से देखो F बराबर क्या हो जाएगा? -100 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया आपका। तो पढ़ने के उसे कैसा और कितनी दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर का लेंस उसे अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, और कौन सा आपका? अवतल लेंस। ठीक है, उसे निकट दृष्टि दोष है, तो लेंस कौन सा हो जाएगा आपका? अवतल लेंस। क्लियर, चलो इतना सा प्रश्न हो गया आपका, ऐसे ही आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है ना, तीसरा वाला ये प्रश्न आपको करना है। ये कौन सा है आपका? तीसरा। क्या एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है? यदि बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाए तो बल्ब के तंतु में प्रवाहित धारा तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कैसे करने वाले हो? चलो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न, आप इसको एक भी छोड़ नहीं सकते। एक विद्युत बल्ब पर, तीसरा प्रश्न है 100 वाट, यानी P कितनी है आपकी? 100 वाट। इसके बाद B कितनी है आपकी? 200 वोल्ट। इसके बाद बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाए, बल्ब के तंतु में प्रवाहित धारा, चलो यहाँ से निकाल लो, बल्ब के तंतु में प्रवाहित धारा। ठीक है, P बराबर BI से, ये सूत्र होता है P बराबर BI। P कितना है आपका? 100, B कितना है आपका? 200 गुणा I, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, तो क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर I हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? या I बराबर 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। तो I आ जाएगी आपकी 0.5 एम्पियर। ये करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद तंतु का प्रतिरोध, तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यहाँ से निकाल लो, तंतु का
प्रतिरोध। आर बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा आई, ठीक है ना, यही होता है आर बराबर बी बटा आई। बी कितना है आपका, बी है आपका 200, आई कितना है 0.5, ये काटो 0, 5 चकु 20, कितना हो जाएगा 400। आर बराबर कितना हो जाएगा 400 ओम, ये करेक्ट आंसर है। और भी निकाल सकते हो आप किससे, यानी आप निकाल सकते हो P बराबर बी स्क्वायर बटे आर से। आर निकालना है, P कितना है आपका 100, बी कितना है आपका 200, और गुणा कितना हो जाएगा 200, और बटे कितना हो जाएगा आर। 1 0 से 1 0, 2 0 तो 2 दूनी कितने 400, आ गया 400, ठीक है, आ गया 400। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न, ठीक है, दृश्य धारा जनित का सिद्धांत एवं संरचना का कार्यविधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये वाला नहीं है आपके बोर्ड में, ठीक है, ये वाला आप कर लो चित्र, ठीक है। क्या है, दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध परिपथ की धारा 3 ओम प्रतिरोध वाला चालक के सिरों का विभवांतर, ठीक है, ये वाला आप कर लो चौथा, ठीक है। और इसके चौथे में जो अथवा मिलता है वो आपका लेना ओम का नियम, क्योंकि ओम का नियम आपका आता है, मैं न्यूमेरिकल के बिहाफ पर ही लाया हूँ कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत ना हो। एक बच्चे ने जो है कमेंट करके मुझसे बोला था, तो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आपका चित्र है, ये कितना है आपका 1 ओम, ठीक है, ये वाला आपका चित्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपका प्रश्न बना था, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लोगे। ये है, ये कितना है आपका 3 ओम, देखो ये चित्र है, ये आपका 3 ओम है, ये कितना है 1 ओम, ये कितना है आपका 10 वोल्ट, ये कितना है आपका 2 ओम, ये भी कितना है आपका 2 ओम, ठीक है। देखो अगर आपको क्या क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध, एक तो आपको आर बतानी है, उसके बाद क्या बताना है, दूसरे नंबर पे आई बतानी है, तीसरे नंबर पे क्या बताना है, 3 ओम से चालक के सिरों पर विभवांतर इसमें बताना है। सबसे पहले आप देखो यहाँ से करंट फ्लो कराओ, इधर आई, इधर आ गई, इधर आ गई, बट गई, यहाँ पर चली गई I1, यहाँ चली गई आपकी I2, जहाँ यहाँ पे क्या आ गई आपकी I, जहाँ पे धारा आपकी बट जाए वहाँ पे क्या होता है आपका समांतर क्रम। तो हल क्या लिखोगे, 2 ओम कामा 2 ओम काय में है, समांतर क्रम में है। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2, 1 कितना हो जाएगा 2/2 कितना 1, आर कितना आ जाएगा 1 ओम, जी आर आपका कितना आ गया, ये पूरा 1 ओम। अब बाकी ये सारे किस में हो गए, श्रेणी क्रम में, किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। क्या लिखोगे 1 ओम, अब 1 ओम कामा 3 ओम तथा 1 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 3 प्लस 1 तो कितना हो गया R' 5 ओम, कितना आ गया 5 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध किसका कितना आ गया, इस परिपथ का कितना आ गया, आर आ गया आपका 5 ओम। आपसे पूछी क्या है, आर 5 ओम आ गया। इसके बाद धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, B/R, बी कितना है आपका 10, आर कितना है 5, 5 दूनी 10, कितना आ गई आपकी 2 एम्पियर। इसके बाद 3 ओम प्रतिरोध वाला चालक के सिरों का विभवांतर B बराबर IR, बी आई कितनी है आपकी 2, आर आपका 3, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। बस ऐसे करके आप लगा देना। क्लियर हो गया आपका, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ऐसे ही सवाल को फटाक से लगा देना एग्जाम में, ठीक है। चलो इसके बाद हम करने वाले हैं आपका खंड, क्या करने वाले हैं, खंड खा, का हो गया आप करेंगे खा, ठीक है। कौन सा खंड करने वाले हैं हम लोग, खा खंड करने वाले हैं, ठीक है। चलो खंड खा 5वां प्रश्न, बोला गया है कि निम्नलिखित के आयुपेशी नाम लिखिए, CH3COOH CH3COCH3, इसका आपको आयुपेशी नाम बताना है। आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 वाले क्या बोलते हैं हम लोग, एथ, ठीक है, क्या हो जाएगा एथ। और क्या है सिंगल बांध है, क्या हो जाएगा एथेन। और क्या हो जाएगा ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा ओइक अम्ल, इसका क्या हो गया पूरा नाम, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। बस एथेनोइक अम्ल हो गया इसका
आईपीएसी नाम। ये क्या हो गया 1 2 3, इसमें कीटोन ग्रुप है तो 1 2 3, कितने कार्बन है आपके 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 3 बार में लोग होते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है क्या होगा एन, और क्या लगा देंगे CO का अनुलग्न ओन, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनोन, और 2 नंबर पे प्रोपेनोन 2। बस हो गया आपका आईपीएसी नाम, ऐसे करके लिख देना। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक तत्व किसी दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया आपको Cu और प्लस H2O, क्या बन जाएगा आपका CuO प्लस H2, ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस वाले तत्व ने किसको हटा दिया, H2 को हटा दिया और उसके स्थान पर आ गया, यही होती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद छठा क्या है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए 4 अंक की, मेथीन के क्लोरीन के साथ क्रिया की जाती है। मेथेन क्या होती है CH4 प्लस क्लोरीन, क्या बन जाएगा आपका CH3Cl, बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, बस ठीक है ऐसे करके। इसके बाद एसिटिक अम्ल की सोडियम के धातु के साथ क्रिया, एसिटिक अम्ल क्या होता है आपका CH3COOH प्लस सोडियम Na, गिब्स क्या बन जाएगा CH3COONA, ये बन जाएगा आपका सोडियम एसीटेट, बस बन गया। क्या अब आपका बच्चा H बच्चा ना, और क्या बना दोगे यहाँ, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप बच्चा जो उसे लिख दो प्लस क्या लिख दो आप H2 लिख दो, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ भी लगा दो आप 2 और यहाँ भी लगा दो 2, बस हो गया पूरा क्लियर। बैलेंस ही ऐसे कर देते हैं। एस्टरीकरण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ में आ गया। एस्टरीकरण क्या होती है आपकी अम्ल और प्लस क्षार की अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोग। चलो इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, छोटी सी टिप्पणी आप लिख देना। इसके बाद अथवा में निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए, N2 प्लस H2 क्या बना 2NH3, यानी N2 प्लस 3H2 2NH3। इसके बाद ये वाली देख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाली देख लो, मैंने आपको करा के बता दी है, ठीक है, करा के दिखा दी है, पूरी की पूरी रट ले जाना, करी हुई हैं ये पर महत्वपूर्ण है, आप इसको करके चले जाना। इसके बाद उपखंड गा प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। रुधिर तथा लसिका में अंतर, हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर, उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के वक्र क्रियाविधि को नामांकित चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए, विखंडन मनुष्य में निर्धारण प्रक्रिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे 29 फरवरी 2024 को, ठीक है। तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग रट लेना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।